हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका चल रहा है ना। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मतलब कैसे इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आया, भारत में कैसे कैसे फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ 1881 में, क्या क्या अधिनियम बना उसके तहत, ठीक है। उसके बाद कैसे मतलब कहने का मतलब है कि 1881 के फैक्ट्री के तहत क्या क्या अधिनियम आया था, क्या नियम बना, है ना। फिर कैसे मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, मजदूर संघ अधिनियम कब बना, है ना। इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मजदूर संघ अधिनियम बना और धीरे धीरे पूरे देश में, है ना, मतलब कहने का मतलब मजदूरों का अलग अलग संगठन बनना शुरू हो चुका था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी, है ना, डिगबोई, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता, है ना, हर जगह, जमशेदपुर, झरिया, सब जगह, धनबाद में मतलब मजदूरों को महंगाई भत्ते को लेकर के हड़ताल किया गया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी के द्वारा किया गया तो मतलब कहा जाता है कि मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। यानी कि मजदूर लोग औपनिवेशिक शासन का ही विरोध किए, है ना, मिल मालिक का ही विरोध किए, और जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिल गया। यानी कि देखिए कोई भी आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन का बात कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात कीजिए, या चंपारण आंदोलन का बात कीजिए, उसमें हर किसी आंदोलन में, है ना, मतलब मजदूरों का एक अलग योगदान है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विभाजन भी हुआ और भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगा। लेकिन होता क्या था ना कि मतलब कहने का मतलब है कि फिर भी श्रमिकों को उम्मीद था कि अगर भारत में है तो भारत सरकार हम लोग के बारे में जरूर सोचेगी और हम लोग का स्थिति क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि आज़ादी के बाद हमारे भारत के जो मजदूर थे, है ना, 3 संगठनों में बट गए। कितने संगठनों में? 3 संगठनों में। एक बना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा हिंदू मजदूर संघ, और तीसरा बना यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में मजदूरों का स्थिति यही था, है ना। लोगों को उम्मीद था, भले भारत मतलब जो भारत का विभाजन हो गया था, बेरोजगारी बढ़ने लगा था, गरीबी बढ़ने लगी थी, लेकिन भारत सरकार से मजदूरों को काफ़ी उम्मीद था। और भारत सरकार उस समय काम भी, है ना, अच्छे तरीके से मजदूरों के लिए अच्छा नियम लेकर के आए थे। जैसे उसमें से एक है आपका न्यूनतम मजदूरी कानून। क्या है? न्यूनतम मजदूरी कानून, है ना, मिनिमम वेजेज एक्ट्स, न्यूनतम मजदूरी कानून। देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हुआ भारत में 1948 में। कब आया था? 1948, आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है। जिसके द्वारा कहा गया कि उद्योगों में मजदूरों का मजदूरी का दर निश्चित किया जाएगा, है ना। और जब सरकार प्रथम पंचवर्ष योजना लेकर के आई 1951 से 56, है ना, तो समय के मतलब प्रथम पंचवर्ष योजना में भी इसको स्थान दिया गया था, मजदूरों के मांगों को, है ना, मजदूरी की दर निश्चित करने को लेकर के। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, है ना, कि मतलब मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दर क्या करना था, निश्चित करना था, जिससे कि देखिए सिर्फ उनको मजदूरी ना मिले, है ना, उन्हें सिर्फ मतलब खाने का वस्तु प्राप्त ना हो, बल्कि उससे कहीं अधिक मिले और वो अपना विकास कर सके। चूँकि अंग्रेजी शासनकाल में 3 लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत सारे मतलब आंदोलन किए लोग, मजदूर लोग, ठीक है। लेकिन भारत सरकार इन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सोचा और 1948 में क्या हुआ, न्यूनतम मजदूरी कानून आया। इसके बाद, है ना, सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखा गया और उनमें स्थान दिया गया, है ना। तो इस तरीके से मजदूरों को सुधार करने के लिए 1962 में एक केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की नियुक्ति की गई। कहने का मतलब है कि मजदूरों की स्थिति में और ज़्यादा सुधार करने के लिए सरकार 1962 में क्या किया, मजदूरी मतलब राष्ट्रीय श्रम आयोग 1962 में स्थापना किया गया। इसके तहत कहा गया कि मतलब रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? रोज़गार। इसी तरह मनरेगा, नरेगा, है ना, 100 दिन का गारंटी कार्यक्रम, ये सब रोज़गार गारंटी कार्यक्रम आया। इस तरह से हमारे देश में मतलब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के मजदूरों का स्थिति आप समझ चुके हैं। इंग्लैंड से हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भारत में, है ना, इस तरीके से। तो अब देखिएगा इस चैप्टर का आपको लास्ट पॉइंट पढ़ना है, कुटीर उद्योग एवं उसका महत्व। क्या पढ़ना है? कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। यानी कि हमारे भारत देश में कुटीर उद्योग का कैसा महत्व था, क्या महत्व था और उसका उपयोगिता क्या था, ठीक है। ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे इस चैप्टर के शुरू से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है
कि मतलब औद्योगिकरण जो है, जब से औद्योगिकरण का प्रक्रिया शुरू हुआ, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब से उद्योग धंधा मशीनों का व्यवहार शुरू हुआ, तब से जो ग्रामीण स्तर का जो उद्योग था, कुटीर और लघु उद्योग, सबको क्षति पहुँचना शुरू हुआ, है ना। लेकिन फिर भी इस सब विषम परिस्थिति में भी भारत के गाँव में यह उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा था उस समय। और महात्मा गांधी का कथन भी है कि कुटीर उद्योग, है ना, कहने का मतलब है कि कुटीर और जो लघु उद्योग है, कुटीर और लघु उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल हैं। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो समाज है, उसके अनुसार भारत में कुटीर और लघु उद्योग का विकास होना चाहिए। ये गांधी जी का कथन है ना। क्योंकि कुटीर उपभोक्ता वस्तु, अत्यधिक संख्या में रोजगार, राष्ट्रीय आय का अत्यधिक वितरण सुनिश्चित करता है। यानी देखिए, कुटीर उद्योग में लोगों में कौशल विकास आता है ना, लोगों को ज़्यादा रोजगार भी मिलता है कि नहीं है, कोई आदमी बेरोजगार भी नहीं रह पाएगा। लेकिन जब से मशीनीकरण का दौर आया, गांधी जी खुद मशीनीकरण के विरोधी थे, है ना। उन्होंने कहा कि मतलब मशीनीकरण के आने से हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगा। इसी कारण से गांधी जी कई बार मशीनों का विरोध भी किए, है ना। लेकिन औद्योगिकरण के कारण सरकार राजस्व के चलते, आर्थिक व्यवस्था बनी रही, इसके चलते मतलब अपनाना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के कुटीर उद्योग का, तो यहाँ पे देखिए, किसी भी देश का विकास या किसी भी राज्य का विकास, है ना, बिना कुटीर उद्योग के विकास के बिना संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि सारा का सारा उद्योग मशीन धंधा का उपयोग कर ले, मशीनों का उपयोग कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है ना। ग्रामीण स्तर पे उद्योग का विकसित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई उद्योग, मान लीजिए, है ना, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग विकसित नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए, कुटीर उद्योग में बहुत फ़ायदा भी है कि इसमें देखिए, कुटीर उद्योग को लगाने में ना ज़्यादा आपको स्थान चाहिए, ना ज़्यादा आपको पूंजी चाहिए। मतलब एक कम से कम पूंजी में भी शुरुआत हो जाएगा, और इसको जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसमें लोग चाहिए, है ना। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कुटीर उद्योग लगाने का, कि कुटीर उद्योग जनसंख्या को शहरों में जाने से रोकता है। अब अगर मान लीजिए, है ना, किसी गांव में अगर हम रोज़गार लगा दें, है ना, किसी गांव में अगर छोटा मोटा उद्योग चलने लगे, मतलब हाथ में सारे हो रहा है काफ़ी सारा काम, तो उसमें उस गांव के लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, है ना। कि मतलब कहने का मतलब है पेमेंट कम मिले, है ना, या सुविधा कम हो, लेकिन फिर भी लोग अपने घर तक रहना चाहेंगे, ठीक है। तो यही बात है कि अगर कुटीर उद्योग लग जाएगा तो एक बड़ी जनसंख्या को शहर की ओर प्रवाह होने से रोका जा सकता है कि नहीं है। इसी कारण से भारत में देखिए कुटीर उद्योग का महत्व बहुत ज़्यादा है ना। और गांधी जी का कथन बिल्कुल सही है ना, कि मतलब कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के क्या हैं, अनुकूल ही है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में भारत के कुटीर उद्योग का महत्व कितना है, तो देखिए, भारत में जो सामान बनता है हाथों से, उसका मांग पूरे विश्व में है। भारतीय मलमल, छींट, सूती वस्त्र की मांग पूरे विश्व में था उस समय, है ना। भारत उद्योग केवल स्थानीय मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था, है ना, बल्कि मतलब कहने का मतलब है बल्कि वो निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे, ठीक है। भारत से जो निर्यात की गई वस्तु थे, जैसे रुई, सिल्क, छीट, रंगारंग के बर्तन, ऊनी कपड़े, ये सब भारत से मतलब बेचे जाते थे भारत के द्वारा उस समय में, अंग्रेजी शासनकाल में। क्योंकि सब चीज़ जो होता हाथ के सारे बना होता था, है ना, और मतलब अलग अलग आकृति दिया जाता था उस पर। तो भारतीय वस्तु का मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा था, है ना, जो मतलब हाथों से मतलब डिजाइन उजाइन कपड़ा ये सब हो गया, बनारसी साड़ी, ये सब अलग तरीके का। तो ब्रिटेन में जो उच्च वर्ग के लोग थे, वह मतलब कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो हाथ से बनी वस्तु था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता था, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, है ना। और इसी कारण से हाथ से बने धागों से कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी, बालू चेरी साड़ियाँ, बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी, इस सब का मांग ब्रिटेन के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा था। और इसी कारण से कहा जाता था, है ना, कि भारत कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कहीं अंग्रेज सरकार की वैसा नीति आ गया, यहाँ के वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगने लगा, है ना। और अंग्रेज सरकार यहीं क्या वस्तु खरीद कर इंग्लैंड में बेच देते थे, है ना, और वहाँ का वस्तु बना के यहाँ पे दोगुना दाम में बेचते थे। तो इंग्लैंड की मतलब सरकार की अंग्रेजी शासनकाल में सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारत का कुटीर उद्योग उस समय दब सा गया था, जो मतलब कुछ क्षेत्र तक ही सीमित हो गया, दबा नहीं लेकिन मतलब अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो गया। नहीं तो अगर नीति सरकार का ठीक रहता तो भारत में कुटीर उद्योग का विकास और ज़्यादा होता, ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ कहा जाता है कि जब से मतलब कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने के पर औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग बहुत पतन हुआ, है ना। अंग्रेज जब नहीं आए थे भारत में तो उस समय यहाँ का कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बहुत विकसित स्थिति में था। लेकिन जब से भारत का संबंध अंग्रेजों से हो गया, राजनीतिक संबंध, है ना, तब से यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग लगभग उसका पतन होना शुरुआत हो गया, और लगातार पतन ही हुआ। कभी सरकार, अंग्रेज सरकार कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। वो लोग तो खुद
बड़े बड़े मैनचेस्टर में, है ना, लंकाशायर में, है ना, बहुत कपड़ा तैयार करके यहाँ ला कर बेचते थे और यहीं की वस्तु पर टैक्स लगाते थे। ठीक है, इस तरीके से तो कहा जाता है कि जितना भी भारतीय आंदोलन हुआ उसमें देखिएगा, भारतीय आंदोलन में गांधी जी, है ना, खुद मतलब विदेशी कपड़ों को त्याग दिए, है ना, और खुद धोती पहनना पसंद किए। और मतलब ऐसे कई नेता हैं, है ना, मतलब जो भारतीय आंदोलनों में मतलब भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देने का काम किए, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का काम किए। इसी के सहारे भारतीय उद्योग उस समय, है ना, आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो कुटीर उद्योग का उपयोगिता और बढ़ गया। उसका विकास हेतु मतलब सरकार बहुत ज़्यादा नीति परिवर्तन किए, है ना, औद्योगिक नीति के द्वारा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही जब देश आज़ाद होता है तो सरकार भारत में कुटीर और लघु उद्योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ना। और 6 अप्रैल 1948 को सरकार यहाँ पे औद्योगिक नीति के तहत लघु और कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाता है। और सबके लिए अलग अलग बोर्ड, हथकरघा उद्योग का अलग, सिल्क का अलग, खादी का अलग, नारियल का अलग, यानी जितना जो मतलब कुटीर और लघु उद्योग में महत्वपूर्ण थे सबका अलग अलग बोर्ड बनाया गया, है ना, और इस सबको प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश में आज़ादी के बाद लघु और कुटीर उद्योग का सीमा बढ़ते गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, जिस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर था, तो वहाँ, है ना, जहाँ भारत में एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि जब आंदोलन तेज गति से चल रहा था, है ना, नेताओं के द्वारा यहाँ पे, तो उस समय तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा था। जगह जगह नेता लोग जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे कि अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करना छोड़ दीजिए, भारतीय वस्तु का उपयोग कीजिए, है ना। तो उस समय कुटीर उद्योग तो बढ़ रहा था, लेकिन एक तरफ औद्योगिकरण का प्रक्रिया भी तेज हो रहा था, यानी कि इंग्लैंड की जो सरकार थी यहाँ पे औद्योगिकरण का प्रक्रिया बहुत तेज कर रहे थे, है ना। अब रसायन, बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा, है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन सरकार की जो औद्योगिक नीति आया वह भारतीय उद्योग धंधा का काफ़ी शोषण किया, एवं भारतीय लोगों का भी, है ना। और वही भारत में राष्ट्रवाद की नींव का पहला चरण था कि भारत में ही भारत के प्रति कठोर नियम निकालना, उन पर टैक्स, उनके बनाए गए वस्तुओं पर टैक्स लगाना, उनका शोषण करना, है ना, यहाँ के कुटीर उद्योग को, लघु उद्योगों को, है ना, हतोत्साहित कर देना, गिरा देना, उनका पतन करवा देना। मतलब सरकार वैसा ही नीति निकालता था जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया 30वें बता दिए, है ना। तो ऐसा नीति आता था कि मतलब इससे सिर्फ इंग्लैंड के उद्योग को फ़ायदा होता था, इंग्लैंड में बने सामानों को फ़ायदा होता था, है ना। भारतीय उद्योग यहाँ पे चलते ही नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड सरकार की जो भी औद्योगिक नीति आया वो सब का सब शोषणकारी रहा, है ना। A to Z कोई भारतीयों के पक्ष में नियम नहीं गया। इसी कारण से यहाँ के मजदूरों में, यहाँ के कुटीर उद्योग के मालिकों में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति रोष था, है ना। और देखिए जहाँ जहाँ गांधी जी गए हैं वहाँ मजदूरों को साथ लेके चले, है ना। हर जगह उनको मजदूरों का समर्थन मिला। और गांधी जी खेड़ा में कहिए, अहमदाबाद में कहिए, या हर जगह पे गए तो मजदूरों के लिए आंदोलन सबसे पहले किए, है ना। मजदूरों के साथ हमेशा खड़े रहे, उनकी मांगों को सरकार की ओर रखते रहे, है ना। तो इसी कारण से कहा जाता है कि औद्योगिकरण जो था, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया से हुई थी, है ना, और भारत में राजनीतिक शक्ति समझने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया। मतलब धीरे धीरे कहने का मतलब है कि जो औद्योगिकरण एक आर्थिक प्रक्रिया शुरू हुआ, है ना, और जो ब्रिटेन यहाँ पे भारत में मतलब राजनीतिक शक्ति समझा जाने वाला, मतलब कि यहाँ पे ब्रिटेन का समझिए एकदम बहुत बड़ा शक्ति विस्थापित हो गया था, मतलब स्थापित हो चुका था। लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देशों से, जर्मनी जैसे देशों से, है ना, मतलब औद्योगिक विकास के मामले में पीछे रह गए इंग्लैंड की सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि औद्योगिकरण एक तरफ जहाँ पे भारत में कुटीर उद्योग को मतलब पतन कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुटीर और लघु उद्योग क्या हो रहे थे, मतलब विकास की ओर अग्रसर थे। तो समझ गए चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ लिए, है ना। औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं, या उसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, भारत में कैसे कैसे फैक्ट्रियों का स्थापना का दौर चला, है ना, कोयला उद्योग का कब शुरुआत हुआ। ठीक है, फिर पढ़े भारत में मजदूरों का स्थिति, कैसे कैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बना, पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया, मजदूर संघ अधिनियम कब बना, और अभी क्या पढ़ लिए, न्यूनतम मजदूरी कानून पढ़े हम लोग, कब लागू हुआ था, 1948 में। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुटीर उद्योग और उसका उपयोगिता। तो समझ गए, है ना। मतलब आपको चैप्टर समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और आज मतलब इस तरह से आपका क्या होगा, चैप्टर आपका क्या होगा, ख़त्म हो गया। इसका सारा क्वेश्चन आंसर जिनको चाहिए, है ना, वो कमेंट में मैसेज करें, आपको टेलीग्राम के चैनल पे, है ना, डाला जाएगा। और आप इसको मतलब बराबर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और आपको अगले दिन अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में, ठीक है, आपको अगला जो चैप्टर है, छठा चैप्टर शहरीकरण और शहरी जीवन, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है।